हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं कि अगर सीबीएसई का जो पेपर होता है, चाहे प्री बोर्ड है चाहे फाइनल है, तो 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से कैसे थोड़े थोड़े मार्क्स जुगाड़े जा सकते हैं ताकि आप लोग अपनी इज्जत तो बना के रख पाओ, है ना। तो उसका तरीका क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूं पेपर के बारे में। जो आपका पेपर आता है प्री बोर्ड या सैंपल पेपर, अगर आप देखना चाहो तो उसमें क्या मिलता है। बेटा, आपका पेपर आपको पता है ना, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ए और बी। 60 मार्क्स का ये है और 20 मार्क्स का ये है। तो बेटा, ये पार्ट ए में से आपके 13 क्वेश्चंस तो 1 नंबर के आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर 7 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, 20, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि चल 20 तो पक्के हुए, नहीं बेटा। इनके अंदर अगर आपका टीचर, जो अभी स्कूल लेवल पे एग्जाम बनते हैं, अगर टीचर ने कहीं से यूं उठा के छाप दिया, दिमाग नहीं लगाया, तो हो सकता है इजी बना दे। वरना पेपर के अंदर जो 13 सवाल आएंगे, इनमें से कई तो बिल्कुल टिपिकल होंगे। जिसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट का डीप पॉइंट तक पता होगा वो 1 नंबर ला पाएगा, जिसको केवल ऊपर ऊपर की बातें पता है वो नहीं ला पाएगा। अब आप सोचते हो कि क्या सर, हम ये 13 नंबर कवर करने के लिए हर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस है वो पढ़ लें? बिल्कुल पढ़ लो। अभी तो जिनके प्री बोर्ड कल ही हैं वो लोग ये नहीं कर सकते हैं। जिनके पास समय है वो लोग ये कर सकते हैं कि ठीक है, आप लोग चैप्टर के पीछे के जो सवाल हैं वो कवर कर लो, तो 90% तो आपका कवर हो जाएगा। मतलब 13 में से 10 सवाल तो कर ही लोगे पक्का, ठीक है। बाकी 3 सवाल हो सकता है फिर भी आप लोगों को कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट हो जो नहीं आ पाए। तो जिनके पास समय है, क्या 20 नंबर तो आप लोग यहां से ला सकते हो। 20 में से 15 नंबर देख लो बेटा, फोकस यहीं पे कर लो अभी। 20 में से मैं कहता हूं कि चलो 5 गलत भी होंगे या नहीं भी आते होंगे, तो 15 नंबर के करीब तो यहां ला पाओगे। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं बेटा पार्ट बी की ही और बात करता हूं। पार्ट बी के अंदर बेटा आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। एक 4 नंबर का सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा जो कि पक्का कंपैरेटिव और कॉमन साइज के ऑप्शन में होगा। कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। आज हम लोग इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। एक ही क्लास में हम लोग 4 नंबर श्योरली पक्के कर लेंगे कि पेपर में अगर ये आए तो 4 नंबर तो ये हो ही जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा, अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी अगर अच्छे से सीखा हो तो 6 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा, जो पेपर में छोटा आता है। बुक में सवाल बड़े होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, पेपर में जो आता है वो बिल्कुल लाइट वेट क्वेश्चन होता है। मतलब आपको देख के ही मजा आ जाएगा कि यार ये 6 नंबर तो सबसे पहले अटेम्प्ट करने चाहिए मेरे को, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जिन लोगों ने कर रखा है उनका 6 नंबर का ये भी कवर हो जाएगा। तो 15 और 4 20 और 6 26, 80 में से तो पास हो गए बेटा आप लोग। 27 नंबर पे पास होते हैं शायद, 26 या 27 पे। 80 का पेपर है ना बेटा, 80 का 1/3 है ना, तो लगभग आप पास हो गए हो। इसके अलावा बेटा अगर मैं आपसे कहूं तो शेयर कैपिटल के अंदर कुछ एंट्रीज आप कर सकते हो। अगर आपको अभी भी नहीं आता शेयर कैपिटल, तो भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा, ट्रिक्स, जिससे 1-1 नंबर आप लोग ला सकते हो, आधा 1-1 नंबर, ठीक है। चलो शुरू करें। पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि कंपैरेटिव कॉमन साइज के 4 नंबर कैसे कवर करने हैं, जो एक ही दिन पढ़ते ही हो जाएंगे आपको, ठीक है। अगले आधे घंटे को अगर आप ठीक से सुन लो और अगर आपने पहले से देखा हुआ है वो चैप्टर हल्का फुल्का भी, तो आप कवर कर लोगे, ठीक है। करें शुरू कंपैरेटिव कॉमन साइज। चलो बेटा, तो पेपर को लेके ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो। और भी चीजें बताऊंगा मैं जो छोटी छोटी सी हैं, आप अच्छे से कवर कर लोगे पेपर में पास होने के लिए। अगर आप अभी भी पढ़ाई करो तो बड़ी क्वेश्चन को कवर मत करना। कोई भी 8 नंबर 6 नंबर के जो सवाल आते हैं उनसे दूर रहो। 3 नंबर 4 नंबर वालों को पकड़ो तो ज्यादा स्कोर कर पाओगे। 8 और 6 को अभी पेपर से पहले, प्री बोर्ड से पहले छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं आज कंपैरेटिव और कॉमन साइज क्या होती है। बेटा, हमारी बैलेंस शीट को एनालिसिस करने के 2 तरीके होते हैं, पता है आप लोगों को। ये 2 तरीके जो होते हैं उनमें से एक का नाम तो है कंपैरेटिव, जो हमारी बुक का 4th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 4th। कंपैरेटिव 3rd बुक का 4th चैप्टर, सॉरी 3rd बुक का 3rd चैप्टर। और कॉमन साइज है 3rd बुक का 4th चैप्टर, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। यहां पे ध्यान रखें। कंपैरेटिव और कॉमन साइज ये चैप्टर नंबर 3 और 4 है। पेपर में जो सवाल आएगा उसमें ऑप्शन भी पक्का आएगा, और ऑप्शन भी पक्का यही होगा कि कंपैरेटिव के ऑप्शन में कॉमन साइज होता है। यानी आप किसी एक चैप्टर को अच्छे से कवर कर लो तो दूसरा चैप्टर करने की ना जरूरत है। मतलब आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन दोनों ही चैप्टर आसान है। इनके ऑप्शन आएगा पक्का पेपर में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा पेपर का, और उसके अंदर ऑप्शन होगा या तो कंपैरेटिव बनाना है या कॉमन साइज बनाना है, दोनों में से कोई भी एक कर लो। अब मुद्दा है कि कंपैरेटिव करते क्या है और क्या होता है। 3rd बुक है क्या आप लोगों के पास अभी? नहीं, मैं आपको बताता हूं, जरा समझना। यहां पे आपको सवाल में ना पूरा फोकस यहां रखो बेटा, अभी कोई बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों के बीच में।
आपका ये आपकी बैलेंस शीट आपको दे रखी होती है, आपको पता है ना नए डिजाइन की बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से होती है। यहां पे आपको करंट ईयर की फिगर्स गिवन होती हैं, ये प्रीवियस ईयर की फिगर्स गिवन होती हैं। ठीक है, मान लो ये 31/3/20 है और ये 31/3/19 है। यहां पे आपको लाइबिलिटी साइड में हेडिंग दे रखी होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। पहला आइटम होता है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर होती है शेयर कैपिटल, फिर होता है रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अलावा भी कुछ हो। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी आती है, जैसे डिबेंचर विबेंचर कुछ आ गए। फिर करंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी में आपका ट्रेड पेबल्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वगैरह। इन्वेंट्री यहां नहीं होती, करंट असेट में होती है। आप लोग केवल सुने बेटा, है ना, अगर आता होता तो मैं रिवाइज नहीं करवाता अभी। चलो ये क्या हो गया, टोटल लाइबिलिटीज। अब आपकी असेट्स की हेडिंग होती है, यहां पे असेट्स में पहला होता है नॉन करंट असेट्स, जिसमें टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती हैं, ठीक है, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। फिर करंट असेट्स आती हैं, जिसके अंदर होते हैं बेटा आपके करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं ये करंट असेट्स के अंदर होती हैं। क्लियर है, पक्का? ये देखी हुई है बैलेंस शीट नए वाले डिजाइन की है, नहीं देखी हुई? पहले तो ये बताओ जिन लोगों के कल परसों पेपर है, देखी हुई है? देखी हुई है, हाँ या ना? इसमें ना भी होता है, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, आपको ये बैलेंस शीट दे रखी होती है, फिर आपसे ये कहा जाता है कि प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या पूछा गया है? प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको 2 साल की वैल्यूज दे रखी हैं, आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। क्या करेंगे आओ सुनते हैं। अगर आपसे पूछा गया है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, तो आपको करना क्या है बेटा, आपको इसके आगे, इसी सवाल में इसके आगे 2 लाइनें और खींचनी है। ये तो पूरा कॉपी कर देना है सवाल में से देख के एज इट इज, और इसके आगे 2 लाइनें और खींचनी है। 2 तो पहले से थी अमाउंट की, 2 और खींचनी है। इन 2 कॉलम का नाम क्या होगा? जो पहली लाइन हमने खींची उसका नाम होगा एब्सोल्यूट चेंज। क्या नाम होगा उसका? एब्सोल्यूट चेंज। और जो हमने दूसरी लाइन खींची है ना, दूसरी लाइन जो कॉलम बनाया लास्ट वाला, उसका नाम होता है परसेंटेज चेंज। क्या नाम होता है? परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहला काम तो होता है कि सवाल में दी गई बैलेंस शीट को एज इट इज उठा के आंसर में डाल देना। लेकिन एक बात का याद रखना, जब आंसर सॉल्व कर रहे होते हैं, आंसर में प्रीवियस ईयर की वैल्यूज को पहले लिखना होता है, करंट ईयर की वैल्यूज को। यानी अगर सवाल में पहले ऑलरेडी अगर ऐसे दे रखा है पीवाई सीवाई तो लिख देना। अगर पहले सीवाई फिर पीवाई है तो आपको आंसर बनाते समय क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसे। ये बात याद रखना कि सवाल में डेट्स कहां दे रखी हैं, आपको जो आंसर बनाना है वो कैसे बनाना है? पहला प्रीवियस ईयर का कॉलम होना चाहिए, दूसरा करंट ईयर का। कोई डाउट किसी को? वो पेपर में क्वेश्चन में जो आता है, अब मैं आंसर की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन में कैसे दिखता है? जनरली 99% क्वेश्चन में कैसे दिखता है? करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस ईयर बाद में। जब हम उसका आंसर बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको उल्टा। अब इस बात को रट्टा मत मार लेना कि हमेशा उल्टा ही करना है। मेरा मकसद यह है कि सवाल में कोई भी चीज पहले या बाद में हो, आंसर में पहले प्रीवियस ईयर होता है, बाद में करंट ईयर होता है। सवाल में पहले प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, पहले करंट ईयर भी हो सकता है, सवाल में कुछ भी हो सकता है पहले, लेकिन आंसर में पहले क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर की वैल्यू, फिर कौन सी होनी चाहिए? ये बात समझ में आई? अच्छा, जो 2 कॉलम बनाए हैं उनका नाम क्या रखना है? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है बेटा, ये जो एब्सोल्यूट चेंज है ये क्या है मैं बता देता हूं। अगर हम इसको A बोले, इसको B बोले, तो ये होता है बेटा C इक्वल्स टू B माइनस A। क्या होता है ये? B माइनस A। एब्सोल्यूट चेंज का मीनिंग क्या हो गया? B माइनस A। या अगर मैं कहूं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इसको B माइनस A लिख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है। परसेंटेज चेंज का मीनिंग क्या होता है बेटा? परसेंटेज चेंज का मीनिंग होता है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की वैल्यू इंटू 100। बच्चे इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं C/A इंटू 100। यानी कि इसको कैसे याद रखते हैं? ये वाला आंसर जो आया, ठीक है, या मैं लिख देता हूं। मान लो यहां कोई शेयर कैपिटल थी जो 4 लाख से 5 लाख की हो गई, तो एब्सोल्यूट चेंज में कितना आ जाएगा बेटा? 5 लाख माइनस 4 लाख यानी कि 1 लाख। परसेंटेज चेंज कैसे आएगा बेटा? 1 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे? प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू से, यानी कि 4 लाख से इंटू 100। कितना आंसर आ जाएगा? 25.00। बेटा पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक जरूर लिख के आना कैलकुलेशंस को भी। डन? पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज तक।
बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से नीचे तक जाना है। मान लो कोई चीज ऐसे हो गई 6 लाख से 4 लाख, अब इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का 2 लाख आएगा, नेगेटिव लगा देंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा यहां पे क्या, 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 यानी कि 33.33%। और वो भी कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। बताओ ये टॉपिक कवर हो गया या नहीं हुआ? कंपैरेटिव बैलेंस शीट का अगर सवाल आ जाए पेपर में तो पक्का 4 नंबर आ जाएंगे। क्या करना है अपन को पेपर के अंदर? केवल सर पहले तो आंसर लिखते समय प्रीवियस ईयर की वैल्यू पहले और करंट ईयर की वैल्यू बाद में लिखनी है। पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, फिर 2 लाइनें सर और अपने मन से बनाने, 2 कॉलम आंसर के। वो कैसे निकलेंगे सर? पहले कॉलम का नाम होगा एब्सोल्यूट चेंज, दूसरे कॉलम का नाम होगा एब्सोल्यूट चेंज। कैसे निकलेगा सर? नए साल की वैल्यू में से पिछले साल की वैल्यू माइनस करनी है यानी कि बी माइनस से। और सर परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? ये जो एब्सोल्यूट चेंज निकला था इसको डिवाइड करना है कौन से साल की वैल्यू से? प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करना है। याद आ रहा है बेटा? तो इंटू 100 तो वो परसेंटेज, और परसेंटेज हमेशा 2 वैल्यूज तक निकाल के आना पॉइंट के बाद। अगर मान लो 25 पे ही खत्म हो गया तो भी 25.00 लिख के आना है आपको। डन? कोई डाउट किसी को? ये हमारा 4 मार्क्स का ये टॉपिक हुआ। अब इसी के ऑप्शन में आ जाता है अगर बाय चांस कॉमन साइज बैलेंस शीट, और आपको लग रहा है यार इसकी वैल्यूज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, डिवाइड करने में ज्यादा जोर आ रहा है, तो आप कॉमन साइज बैलेंस शीट का भी टॉपिक कर सकते हो। आओ बताता हूं कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करना होता है, सुनना जरा। कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसमें भी हमें सवाल के अंदर इसी तरह से एक बैलेंस शीट गिवन होती है और आंसर में वैसी ही बैलेंस शीट उतारनी होती है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि प्रीवियस ईयर की वैल्यू हमेशा पहले लिखनी है और करंट ईयर की वैल्यू बाद में। फिर दोबारा से 2 कॉलम बनाने हैं। फिर दोबारा से कौन से कॉलम बनाने हैं? 2 कॉलम बनाने हैं, लेकिन इन 2 कॉलम के अंदर काम कुछ और करना है। वहां था कंपैरिजन। जब कंपैरिजन होता है तो हम ये पता लगाते हैं कि कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके क्या पता लगाया जाता है कि बदलाव क्या आया। आप लोगों का 10th और 12th के रिजल्ट में कंपैरिजन करके क्या पता लगाया जाता है कि आप में क्या डिफरेंस आया, चेंज पता लगाया जाता है। हाँ या ना? कि आप ट्यूशन पढ़ने से पहले प्री बोर्ड में पास थे या नहीं थे और बाद में पास हुए या नहीं हुए, ये चेंज ही तो पता लगाया जाता है। तो यानी जब आप कंपैरिजन करते हो तो जो चीज पता लगाई जाती है वो क्या होती है? चेंज। लेकिन जब कॉमन साइज बात होती है तो कॉमन साइज में क्या बात होती है? तेरे कितने आए थे? तेरे 86%, तेरे 70%। अच्छा, इसमें चेंज नहीं पता लगाया जा सकता ना? 86। इसमें क्या जब 2 लोगों का डाटा की बात की जाती है तो इसमें क्या चेंज पता लगाया जाता है? नहीं, इसमें यह देखा जाता है अच्छा 86, 76 बस पता चल जाता है इतने में। तो फर्स्ट प्री बोर्ड में तो बहुत अच्छे खासे आते हैं, सेकंड में ट्यूशन के बाद कैसे फेल हो रहे हैं। आज वो ऑनलाइन वाले थे है ना, अब वो ऑफलाइन पे आ गए। चलो करें, चलो देखो बेटा ये जो 2 कॉलम आएंगे, इन 2 कॉलम में क्या वैल्यूज आएंगी, इनका नाम क्या होगा वो सुन लो। पहला जो कॉलम बनेगा ना बेटा, पहला जो कॉलम बनेगा उसका नाम होगा बेटा, या दोनों का जो नाम होगा, दोनों का जो हेडिंग है वो एक ही होगी। वो हेडिंग होगी परसेंटेज ऑफ टोटल। ध्यान से सुनेंगे, क्या हेडिंग होगी? परसेंटेज ऑफ टोटल। फर्स्ट का हेडिंग भी यही है, सेकंड की हेडिंग भी यही है। दोनों की हेडिंग जो है वो क्या है? परसेंटेज ऑफ। फर्स्ट की भी यही, सेकंड की भी यही। फर्स्ट क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा यानी यहां पे प्रीवियस ईयर का आंसर निकालेंगे, और सेकंड वाला जो रिलेटेड होगा वो करंट ईयर से रिलेटेड होगा, यहां करंट ईयर का आंसर निकालेंगे। यानी यहां पे आंसर निकालूंगा एक प्रीवियस ईयर का कॉलम और एक करंट ईयर का। जबकि जब यहां बात कर रहे थे तो एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज नाम था इन दोनों का, और इस बार दोनों का नाम तो एक ही है, परसेंटेज ऑफ टोटल। क्या हुआ? परसेंटेज ऑफ टोटल। और परसेंटेज ऑफ टोटल में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? एक प्रीवियस ईयर के लिए सॉल्व होगा और एक करंट ईयर के लिए। सवाल यह पैदा होता है कि सर परसेंटेज ऑफ टोटल निकलता कैसे है? तो परसेंटेज ऑफ टोटल कैसे निकलता है बेटा? परसेंटेज ऑफ टोटल का फॉर्मूला होता है वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। देखो नाम से पहचान होती है, मैं रेशो के चैप्टर में भी अक्सर एक बात कहता हूं, नाम से पहचान होती है। परसेंटेज ऑफ टोटल का मतलब आपको हर वैल्यू को किससे डिवाइड करना है? टोटल से। तो बेटा जैसे यहां पे बैलेंस शीट बनी हुई है और यहां टोटल लगा रखा है 20 लाख और यहां टोटल लगाया हुआ है 50 लाख, ये एसेट साइड का टोटल हो गया 20 लाख, ये 50 लाख। तो आपको क्या करना है? आपको यहां की ये जो प्रीवियस ईयर का कॉलम है, आपको हर एक वैल्यू को 20 लाख से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 20%, 6 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 कितना हुआ?
30%। और मान लो यहाँ पे भी है 18 लाख और 2 लाख, इस तरीके से है। तो 18 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 90%, 2 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 कितना हो गया? ये प्रीवियस ईयर का हो गया। करंट ईयर में क्या करना होगा? करंट ईयर की हर वैल्यू को 50 लाख से 5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10%। 4 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100 8%। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? ठीक है बेटा, फोकस यहां रख लो थोड़ा सा। बी है नहीं, केवल यही होना चाहिए। कई बार बोल दिया मैंने। सुनो, क्या है यहाँ पे बेटा, कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमें क्या करना होता है? ये 4 नंबर फ्री के मिलेंगे। अगर कंपैरेटिव का करना है तो क्या करना होगा सर? 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा कॉलम परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? सर ये जो एब्सोल्यूट चेंज आया इसको ए से डिवाइड करो, यानी प्रीवियस ईयर से इंटू 100 कर दो। ये तो कंपैरेटिव हो गया। सर अगर यही सवाल गलत हो जाएगा, ऐसा होगा क्यों? तुम ऐसी बात सोचते क्यों कि आगे पीछे हो जाए? शुरू से यही सोचते थे, मतलब वही तो गलत चीज सोचते हो हमेशा कि ऐसे हो जाए तो नरेशन नहीं लिख पाए तो। ऐसे सेंस क्यों बेटा? ऑब्वियसली कटेंगे, कोई भी चीज अगर गलत हुई है तो कटेंगे, जेन्युइन सी बात है ना, सवाल ही कट जाएगा। अभी एक बच्चे का प्री बोर्ड डीपीएस के अंदर हुआ, उसने प्रीवियस ईयर करंट ईयर को चेंज नहीं किया, उसका पूरा सवाल गलत है, यहां से यहां तक गलत हो गई। अगर आपने चेंज नहीं किया, आप बेसिक बात भूल गए कि जो स्टेप 1 था वो स्टेप 1 क्या था कि वैल्यू पहले प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए फिर करंट ईयर। कोई से भी की बात करो, बात तो गलती हो गई ना, बात तो गलती हो गई। बिल्कुल सही, हाँ गलत के डाउट है कि ये गलत होगा तो क्या? नहीं नहीं, अरे डाउट नहीं, वो क्या पूछ रहा है कि अगर मैं ये गलत कर दूं तो गलत का जवाब ये मार्क्स कटेंगे। और क्या जवाब दूं? कह रहे मैं गलत कर दूं तो क्या होगा? गलत करेगा तो मार्क्स कटेंगे। हाँ तो गलत करने को बोला ना, हद हो गई। सवाल थोड़ी पूछ रहे हो तुम, कोई सवाल पूछो तो जवाब दो उसका। आओ, वैल्यू ऑफ टोटल, यानी हर वैल्यू को किससे डिवाइड करें? टोटल से डिवाइड करना है। आ रही है बात समझ में? जब प्रीवियस ईयर का कॉलम बनाओगे तो प्रीवियस ईयर के टोटल से डिवाइड करोगे, करंट ईयर का बनाओगे तो करंट ईयर के डिवाइड टोटल से। डन। ये तो बात थी जब हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो। अगर ये सवाल पी एंड एल का आ जाए तो क्या होगा? पी एंड एल का आ जाएगा तो पहले तो आपको पी एंड एल बनाना आना चाहिए, जो शायद आप लोगों में से कुछ ही बच्चों को आता हो कि जो नए डिजाइन का पी एंड एल है वो बनता कैसे है। अगर आपको नहीं आता हो तो वो हो सकता है अगर पेपर में 4 नंबर का पी एंड एल का सवाल आ गया तो वो गए आपके 4 नंबर। ठीक है, यानी पी एंड एल ऑलरेडी डिजाइन करके नहीं आता। अगर बैलेंस शीट सवाल में गिवन होती है ऑलरेडी अच्छे डिजाइन में होती है, प्रॉपर डिजाइन में, नए परफॉर्मे में। लेकिन पी एंड एल जो होता है 90% केसेस में ये पॉसिबल है कि पी एंड एल डिजाइन में नहीं आता। तो पहले तो आपको पी एंड एल का नया डिजाइन पता होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि या तो पेपर में नया पी एंड एल का डिजाइन आ रखा है या आपको ऑलरेडी पी एंड एल का डिजाइन आता है। तो ये हम कैसे करेंगे, 2 टॉपिक वो मैं बताता हूं, फिर बात कर लेंगे कि पी एंड एल का डिजाइन कैसे बनेगा। मौका मिला तो वो सीख लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो मान लेते हैं कि पेपर में पी एंड एल का नया डिजाइन आ गया, तो सवाल कैसा दिख रहा होगा? सवाल कुछ इस तरीके से होगा। पी एंड एल का जो नया डिजाइन होता है उसमें जो सबसे पहला वर्ड होता है उसको बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं उसको? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि नेट सेल्स का नया नाम है ना बेटा? ठीक है, इसमें जोड़ा जाता है अदर इनकम। क्या जुड़ता है बेटा इसमें? अदर इनकम। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या निकलेगा? टोटल रिवेन्यू। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम वैल्यूज भी डाल देते हैं हम लोग कुछ। ये देखो बेटा, मान लो आरएफओ कितनी है? 8 लाख। ये कितना है? 2 लाख। टोटल रिवेन्यू कितना हो गया? 10 लाख। इसको ए पॉइंट बोल दिया जाता है। यहां पे इसको 12 लाख, इसको 3 लाख और इसको कितना कर दो? 15 लाख। ऐसे डमी वैल्यूज डाल दी। ये तो रिवेन्यू यानी कि इनकम की बात हो गई। आरएफओ और अदर इनकम जुड़ के क्या निकल के आता है? टोटल रिवेन्यू। अब एक्सपेंसेस नाम से एक हेडिंग दे रखी होती है सवाल में। एक्सपेंसेस में काफी सारे आइटम आते हैं, जैसे कि शुरुआत होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड से, फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, फिर आता है चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिर आता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फिर आता है फाइनेंस कॉस्ट, फिर आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर आता है अदर एक्सपेंस। ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन आती हैं। लेकिन मान लेते हैं सवाल में केवल 2-3 चीजें दे रखी हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, जनरली 2-3 ही होती हैं, अदर एक्सपेंस, ऐसे 2-3 चीजें दे रखी हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू बता दो, जैसे इसकी मान लो आपने बोली 4 लाख, इसकी बोली 2 लाख, इसकी बोली 1 लाख, है ना? यहां पे बोल दिया आपने 5 लाख, 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, डन।
तो अब ये कितना हो गया, इसको बोलेंगे टोटल एक्सपेंस। क्या बोलेंगे इसको, टोटल एक्सपेंस, पॉइंट नंबर बी। 4 2 6 और 1 7 लाख, 5 और 4 9 लाख, ठीक है। उसके बाद यहां निकाला जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकाला जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ए माइनस बी, 10 में से 7 गया 3 लाख, 15 में से 9 गया 6 लाख, ठीक है। फिर टैक्स माइनस किया जाता है, मान लो टैक्स दे रखा है 50%, 50% का मतलब 3 लाख का 50% 1.5 लाख, और 6 लाख का 50% 3 लाख। अब जो आंसर निकलता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आएगा 1.5 लाख और ये आएगा 3 लाख। तो ये लो, मैंने आपको ये मानते हुए कि पेपर में ऐसे एक नए फॉर्मेट में पी एंड एल बना के दे रखा है। ये बैलेंस शीट नहीं है, क्या है बेटा, नए स्टेटमेंट का पी एंड एल है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, नए डिजाइन का। आरएफओ प्लस अदर इनकम बराबर टोटल रिवेन्यू। एक्सपेंसेस में और भी कई नाम हो सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री। उसके बाद फिर शुरू होता है ये एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारी चीजें। खैर, खर्चा कोई भी मिले, आप तो तीनों जो भी खर्चे के नाम से मिले आप यहां डालाना, यहां डालना, जो भी खर्चा मिले, ऊपर डालना नीचे डालना कुछ भी कर देना, लेकिन खर्चा तो डालोगे। मान लो आपको नहीं आती इनकम स्टेटमेंट, खर्चों की लिस्ट में डाल आना, चाहे पहले लिखना चाहे बाद में लिखना, लिख तो दोगे, बस ये तो पहचान सकते हो ना खर्चा है, ठीक है। चलो, अब टोटल एक्सपेंस आ जाता है, इन तीनों का टोटल एक्सपेंस होता है। फिर टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस का आंसर माइनस होता है, तो जो निकलता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस होता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो मैं आपको सिखा रहा था, ये नए डिजाइन का पी एंड एल था, जिसका हमारे टॉपिक से भी कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पेपर में लिखा हुआ आ गया प्रिपेयर अ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखा हुआ आ गया, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव, यानी हमारा वाला टॉपिक कंपैरेटिव पी एंड एल, ये आ गया। तो आप क्या करोगे बेटा, कंपैरिजन करके क्या पता लगाया जाता है, बोलो, चेंज क्या आया प्री बोर्ड से पहले और प्री बोर्ड के बाद में, चेंज क्या आया, यही तो देखा जाता है। तो आपको आंसर में क्या करना है, फिर से एक बात ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर की वैल्यूज को पहले लिखना और करंट ईयर की वैल्यूज को बाद में। और जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि क्या चेक किया जाता है कंपैरिजन वाले में, पहले चेंज यानी एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, बी माइनस ए, और ये कैसे निकलता है, सी अपॉन ए इंटू 100। यानी इसका भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का आंसर वही निकलेगा, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज वही करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर यानी कि बी माइनस ए, और ये एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100 यानी कि सी अपॉन ए इंटू 100। हाँ या ना, दोनों केसेस में क्या, हाँ अच्छा, अगर मैं नहीं लिखूंगा 100 तो तुम केस को 100 नहीं मानोगे, क्लियर है, हाँ या ना। चलो देखो बेटा, यहाँ पे सो तो नहीं क्या कोई, हाँ अभी पूछ लूंगा ना तो पता चल जाएगा। अब बताओ उस वाले में क्या करेंगे, लास्ट राघव बताएगा। ये जो बनाना है ये तो कंपैरेटिव पी एंड एल था, सबको समझ में आ गया। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो तो भी जो दो कॉलम आएंगे उनके नाम क्या है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। कंपैरेटिव पी एंड एल हो तो भी उन दोनों के नाम क्या है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। और ये कैसे निकलते हैं दोनों पता चल गया। अब मैं तो कहता हूं अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ने की जरूरत क्या है। अगर चैप्टर 3 आ गया तो दोनों में ऑप्शन आएगा ही आएगा, 3/4, तो आप थर्ड का ही कराना, फोर्थ करोगे क्यों, पहली बात तो ये। लेकिन कंफर्म है, ये बात कंफर्म है, दोनों सवाल आएंगे और करना एक होगा आपको, बिल्कुल सही, ठीक है। आओ चलो, अब मेरी बात सुनो, फिर भी एक बार सीख ले कॉमन साइज पी एंड एल क्या होता है। बच्चों के जो लास्ट में मार्क्स करते हैं, अगर कोई बच्चा कॉमन साइज पी एंड एल अटेम्प्ट करता है, बस वो वही भूल जाता है कि क्या है, और वो राघव हमें बताएगा कि कॉमन साइज पी एंड एल क्या होता है, कैसे बनता है कॉमन साइज पी एंड एल। अगला हमारा टॉपिक है कॉमन साइज पी एंड एल। बोलो जल्दी बोलो। कॉमन साइज पी एंड एल में भी हमें पी एंड एल तो एज इट इज ये होगा, वैल्यूज का ध्यान रखना है, पहले प्रीवियस ईयर बाद में करंट ईयर। अब आपको करना क्या है, यहां पे 2 कॉलम बनेंगे, 2 कॉलम का नाम जो होगा वो एक कॉमन नाम होगा। देखो कॉमन का मीनिंग क्या होता है कि इनकी जो हेडिंग होगी वो कॉमन होगी। जब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाया था तो इन दोनों की हेडिंग अलग अलग थी या कॉमन हेडिंग थी। कॉमन हेडिंग का नाम क्या था, परसेंटेज ऑफ, बैलेंस शीट वाले में होता है परसेंटेज ऑफ टोटल, लेकिन पी एंड एल वाले में होता है परसेंटेज ऑफ
RFO। आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया है, ध्यान से देखना। चलो परसेंटेज ऑफ RFO कैसे निकलेगा सोच के बताओ। यानी कि अगर हर वैल्यू को डिवाइड करना तो किससे डिवाइड करूंगा, बोलो वैल्यू, बोलो वैल्यू। परीक्षित कितने से डिवाइड करूंगा हर वैल्यूज को? प्रीवियस ईयर वाले में जल्दी से। 8 लाख अपॉन, यहीं पे गलत हो गए, यही गलत हो गए। जरा ध्यान से देखो यहां पे क्या लिखा है, आपने टोटल रिवेन्यू से डिवाइड कर दिया, आपके दिमाग में अभी भी टोटल ही घूम रहा है। RFO की वैल्यू 8 लाख है, आपको सारी वैल्यूज 8 लाख से डिवाइड करनी है। ये बात समझ में आई? सारी वैल्यूज किससे डिवाइड करनी है? RFO। मैंने क्यों कहा कि जब बच्चा पेपर में ये करके आता है तो वो 90% गलत करके आता है, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तब भी टोटल घूम रहा होता है, उसको RFO तो क्या परसेंटेज ऑफ RFO। RFO का मीनिंग क्या हुआ? RFO से डिवाइड करना है, और RFO ये नहीं है, RFO ये है बेटा। यानी आपको हर बार किससे डिवाइड करोगे? प्रीवियस ईयर वाले में 8 लाख से, और करंट ईयर वाले में किससे करोगे? 12 लाख से। यानी परसेंटेज ऑफ RFO कैसे निकलता है? हर वैल्यू को डिवाइड करना है RFO से इंटू 100। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नाम से पहचान है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन सुनते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? बच्चा पेपर में ये कंफ्यूज हो जाता है, सर फार्मूला लगाना कौन सा है, को ये बता दे, ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है ना? तो कॉमन साइज बढ़ते दिमाग में आना चाहिए कि वो जो दो लाइनें खींचनी है उनकी हेडिंग कॉमन होनी चाहिए। कॉमन होनी चाहिए मतलब एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर, दोनों की जो हेडिंग होगी वो क्या होगी? कॉमन। और कॉमन क्या होगी? बैलेंस शीट वाले में हेडिंग होगी परसेंटेज ऑफ टोटल, और P&L वाले में हेडिंग क्या होगी? परसेंटेज ऑफ RFO। कर पा रहे हो? कंपैरेटिव, आओ नाम से पहचान समझते हैं बेटा। कंपैरिजन, कंपैरिजन में क्या पता लगाते हो कि क्या चेंज आया? कंपेयर करके क्या पता लगाया जाता है? चेंज। यानी यहां पे जो दो कॉलम बनेंगे उन दोनों का नाम क्या होगा? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। चाहे बैलेंस शीट बनाओ चाहे P&L बनाओ, यहां पे दोनों के नाम सेम होते हैं। यहां पे जब बैलेंस शीट बनाते हो तो परसेंटेज ऑफ टोटल होता है, और जब P&L बनाते हो तो परसेंटेज ऑफ RFO होता है। देख रहे हो? अब अगर आप लोग ये P&L का नया फॉर्मेट फिर भी सीखना चाहते हो तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि अब मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे नए वाले P&L की। बस हाँ, मैंने 4 आइटम तो यहां लिखवाई दिए, 3, बस इन 3 से ऊपर 4 और आइटम है बस, है ना? वो बाकी तो पूरा मैंने यहां पे लिखवा दिया एज इट इज। हाँ बोलो। ये इस वाले में भी ये ऐसे पूरे P&L। मेरी बात सुनो, ये 2 टॉपिक हैं, एक है बैलेंस शीट, एक है P&L। जब बैलेंस शीट का सवाल आएगा तो बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी हुई मिलेगी, और हमें 2 कॉलम बनाने हैं जिनका नाम होगा, कॉलम बनाने के। बिल्कुल सही। चारों में से कोई भी सवाल आए आपको 2 कॉलम बनाने हैं लास्ट में, ठीक है? बस समस्या तब होगी जब P&L के कोई सवाल आ जाएं और वो ऑलरेडी डिजाइन में नहीं दे रखी हो, यानी उसमें केवल वैल्यू लिखी है RFO, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इस तरीके से 2-3 नाम दे दिए, और वो ऑलरेडी P&L बना के नहीं दे रखा, तो पहले तो आपको P&L बनाना पड़ेगा। P&L बनाने के बाद फिर आपको वो 2 कॉलम करने पड़ेंगे। ठीक है? आ रही बात समझ में? हमारे पास अभी CBSE का सैंपल पेपर पड़ा होगा। हाँ, फॉर्मेट भेज दूंगा। अभी हम लगे हाथ एक काम करते हैं, CBSE का सैंपल पेपर में जो सवाल आया हुआ है वो सवाल देख लेते हैं। ठीक है? तो मैं एक बार सवाल देख लेता हूं। वीडियो भी भेज देना, पोस्ट तो कर इसको। जैसे एक वीडियो डाउनलोड नहीं होता, सही पॉइंट है, एक तो डाउनलोड कर। सर तो 4 नंबर ही पक्के में, बाकी के 23 बचा के। बेटा 1 घंटे की क्लास में अगर 27 नंबर पक्के होने लग जाते हैं ना तो लोग 5 दिन ट्यूशन आते हैं डेमो लेने। खत्म। और मैं 5 बजे आ रहा हूं, मैं मतलब आगे लेके आओ। सोच तो मैं आ भी आता 5 दिन पहले 5 बजे से बैठा पर कुछ भी कहो सर, कोचिंग पाया मजा हैं, मजे करने नहीं तो आया है, और कुछ आया ही इसको पूरे साल का। ये देखो बेटा, ये मेरे पास सैंपल पेपर आ चुका है, CBSE ने जो इशू किया था। मैं क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिखा रहा हूं। 31 में दो ऑप्शन सवाल में आए हुए हैं। व्हाट्सएप किया हुआ है अगर आपको लोगों को याद हो तो। फिल्म नहीं दिखा रहे, लो बेटा लाइट बंद। अरे सर आप पढ़ दो क्वेश्चन। एक बार ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर
ठीक है। आप लोग 31 के अंदर सवाल बोर्ड पे करवा रहा हूं, अभी मैं सवाल बोर्ड पे करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपको क्या दे रखा है? प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। चारों में से कौन सी चीज पूछी है? 1 2 3 4 2 कंपैरेटिव और पी एंड एल, यानी कि कंपैरेटिव वाले में 2। आगे समझ, ये वाला। इसके ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट, ये पूछा हुआ है। अगर मैं आप लोगों को यानी 2 और 3 में ऑप्शन दिया हुआ है, मैं सजेस्ट करूं, अगर जो बच्चा यही सोच के गया होगा, अभी आप में से अगर ऐसे मान लें कि यार कंपैरेटिव पढ़ लेते हैं, वो नहीं रहने देते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बेटा एक बात बताओ, अगर कंफ्यूज हो गए तो आपको पी एंड एल तो वैसे ही बनाना नहीं आता, तो ये वाला तो सवाल फिर वैसे नहीं कर पाते, दूसरे वाला कॉमन साइज का है वो वैसे नहीं कर पाते। तो चीजों को सीखना तो है ही, बोर्ड एग्जाम देना। चल नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, एक कंपैरेटिव का आएगा, एक कॉमन साइज का आएगा। इतनी देर से ये बोला था 2 चैप्टर में ऑप्शन आएगा, ये नहीं बोला कि एक ही टॉपिक से आएंगे। ठीक, अब सुनो, अब सुन लो, ये जो पी एंड एल का सवाल है मैं एक बार बोर्ड पे बना रहा हूं, सवाल कितना आसान है और क्या इसको करना था। पहले सवाल की समरी उतार रहा हूं, एक बार बताओ कि 19-20 जैसा सवाल दे रखा है, जैसा सवाल दे रखा है एक बार बिल्कुल वैसे ही बता दो। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे पहले आरएफओ दे रखा है, 1 2, पहले किसका डाटा दे रखा है? 2000, बाद में 20 का, ठीक है, बोलो 20 लाख से 25 लाख, हाँ, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 10 लाख से 13 लाख, हाँ, फिर अदर एक्सपेंसेस हाँ, निल से 1,20,000 और फिर टैक्स रेट है 50% दोनों में 50%। बनाना क्या था? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव बनाना है। आओ बेटा जरा देखते हैं, अगर कंपैरेटिव बनाना होता तो हम लोग क्या करते हैं इस सवाल का आंसर। ठीक है, सुनो इधर आओ, देखो बेटा 2019-20 की वैल्यूज ऑलरेडी प्रीवियस ईयर, पहले करंट ईयर बाद में, तो पहले आप यहां पे हेडिंग बनाओगे कंपैरेटिव पी एंड एल, डाल दोगे कंपैरेटिव पी एंड एल। अब आप यहां पे अमाउंट के कितने कॉलम बनाओगे बेटा? 4 कॉलम बनाओगे, 2 तो एक प्रीवियस ईयर करंट ईयर के, ठीक है, और ये जो 2 आएंगे इनका नाम क्या होगा? बोलो, कंपैरेटिव है तो एब्सोल्यूट चेंज और याद आ रहा है, ये होगा b माइनस ए और ये होगा c अपॉन ए इंटू 100। बिल्कुल सही। आओ जरा ये बना लेते हैं पहले, यही तो सबसे पहले है, बिल्कुल सही। सबसे पहले आरएफओ आ जाएगा 20 लाख से 25 लाख। क्या सवाल में अदर इनकम है? नहीं है, तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो रटवा रहा हूं बस आपको कि अदर इनकम अगर हो तो जुड़ जाती है, नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। सीधा अगला आइटम क्या आ सकता था आपका? टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा? 20 लाख से 25 लाख। अब एक हेडिंग डालनी पड़ेगी, क्या? एक्सपेंस। ऑब्वियसली ये दोनों एक्सपेंस हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंस 10 लाख से 13 लाख, 10 लाख से 13 लाख और 0 से 1,20,000। बेटा जब दोनों एक्सपेंसेस कवर हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि बी। 10 लाख से 14,20,000। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे? ए माइनस बी। 20 लाख में से 10 लाख गए, 10 लाख, 25 में से 14 गया, ये 25 था ना, 25 में से 14 गया, 11 लाख नहीं, 10 लाख 80,000, 10 लाख। अब टैक्स माइनस करना है बेटा, टैक्स कितना परसेंट दे रखा है? यानी 10 लाख का 50%, 5 लाख, और इसका 5,40,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा कितना? 5 लाख और 5,40,000। हाँ या ना? ये तो अभी सवाल डेवलप हुआ है, आंसर जो इस चैप्टर से करना था वो तो अभी किया ही नहीं है अपन ने। ठीक है, ये तो अपन ने केवल पी एंड एल डेवलप किया है। आओ बेटा आंसर कैसे करेंगे इसका? एब्सोल्यूट चेंज, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 25 में से 20 गया, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1,20,000 और यहाँ पे 4,20,000, यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे 40,000। तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, केवल 40,000 है। कुछ कैलकुलेशन आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन आ रहा है पक्का। ये 10 और ये 14,20 था, 4,20, 20 में से 10 गया 10, 25 में से 14 गया 10, 80, ये हो गया 80। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 40,000 डन है। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, यहां पे भी आ जाएगा 25%। 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 30%। 1,20,000 डिवाइड बाय 0, इंफिनिटी। 4,20,000 डिवाइड बाय 10, 42%। उसके बाद 80,000 डिवाइड बाय 10 लाख, 8%। 40,000 डिवाइड बाय 5 लाख, 8%। और ये वाला भी 8%। डन, ये आ गया आपके मार्क्स 4। यानी अगर आपको ये बनाना आता हो तो बताओ, ये बनाने में कितना सा समय लगा?
कितना आसान था, लेकिन ये पता तो हो कि P&L का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, दूसरा जो सवाल आया बेटा वो बैलेंस शीट का सवाल है। मैं आपको बता दूं उसमें ऑलरेडी बैलेंस शीट डिजाइंड है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है और एक पूरा डिजाइन में बैलेंस शीट दे रखी है। 20 की वैल्यूज पहले हैं, 19 की बाद में है। तो जब आप आंसर करोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 19 पहले 20 बाद में। पहले तो ये कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है बताओ। कॉमन साइज बैलेंस शीट, तुम बताओ बेटा रेनू, कॉमन साइज बैलेंस शीट दे रखी है तो क्या बनाएंगे, लास्ट के 2 कॉलम जो आएंगे उनका नाम क्या होगा, परसेंटेज ऑफ टोटल। बिल्कुल सही जवाब। हेडिंग क्या आएगी, परसेंटेज ऑफ टोटल, एक प्रीवियस ईयर का और दूसरा करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर वाली में सारी वैल्यूज को प्रीवियस ईयर वाले टोटल से डिवाइड करना, नए वाले में नए वाली से। कितना आसान का है ना। कॉमन साइज भी, यानी कि कॉमन को भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बेटा, मैं कुछ बताने जा रहा था आप लोगों को, भूल गया, एक सेकंड ध्यान से उतर गया, एक सेकंड रुकोगे। नई वाली बैलेंस शीट हमने सीख ली है, 20, 21, 19, 20 वाली बात मैंने बता दी आप लोगों को, बस ठीक है। अभी फिर याद आ ही नहीं रहा मैं बताने क्या जा रहा था, तो आप लोग कर दोगे। अब तो 4 नंबर का कोई भी सवाल है, इससे कम से कम 4 नंबर आपके और एड ऑन हो गए। ठीक है, तो ये तो रही आपकी इस चैप्टर की बात। इस चैप्टर के भी नोट्स, ये जो आप लोग कॉपी कर रहे होंगे बेकार में, ये जो देख रहे हो, इससे बेहतर नोट कलरफुल बढ़िया से मैं आप लोगों को आज व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।